हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं अमेजिंग 9 मंथ जर्नी ऑफ लाइफ के बारे में। या अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊं तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 3 स्टेजेस ऑफ प्री नेटल डेवलपमेंट, यानी कैसे ये लाइफ का सफ़र शुरू होता है इन द क्वाइटेस्ट कॉर्नर्स ऑफ मदर्स वोम। एक छोटी सी सेल जिसे माइक्रोस्कोप की आंख भी बहुत मुश्किल से देख पाती है, हाउ इट बिकम्स द स्टार्ट ऑफ समथिंग रियली रियली अमेजिंग एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अमेजिंग है ना? तो आज हम इसी फैसिनेटिंग, कॉम्प्लेक्स और ब्यूटीफुल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, द मिरेकल ऑफ प्री नेटल डेवलपमेंट। हम बात करेंगे कि कैसे ये जर्नी एक सेल से शुरू होती है और एक फुल्ली फॉर्म्ड बेबी बनकर ख़त्म होती है। वीडियो को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा आउटलाइन को देख लेते हैं कि ये वीडियो कैसे ग्रेजुअली आगे जाएगी। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ प्री नेटल डेवलपमेंट। प्री नेटल डेवलपमेंट कहते किसे हैं, और उसके बाद स्टेजेस ऑफ प्री नेटल डेवलपमेंट को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ट्राइमेस्टर्स के बारे में बात करेंगे, देन फैक्टर इफेक्टिंग प्री नेटल डेवलपमेंट, और आखिर में जाकर हम इस जर्नी के साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। प्रीनेटल डेवलपमेंट बेसिकली एक प्रोसेस है जो एक बेबी की डेवलपमेंट को डिस्क्राइब करता है, फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ। ये एक वो ड्यूरेशन है जब एक जाइगोट ग्रेजुअली ग्रो करके एक कंप्लीट ह्यूमन बीइंग बनता है। ये जर्नी सिर्फ ग्रोथ की जर्नी नहीं है, बल्कि ये एक सीरीज़ ऑफ सिग्निफिकेंट चेंजेस का नाम है, फिज़िकल, इमोशनल और समटाइम्स इवन साइकोलॉजिकल। ये प्रोसेस 3 मेजर स्टेजेस में डिवाइड होता है। पहली स्टेज है जर्मिनल स्टेज, दूसरी एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड देन द थर्ड वन इज़ फीटल स्टेज। और इस सारी प्रेगनेंसी वाले पीरियड को हम 3 मेजर ट्राइमेस्टर्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 0 to 12 वीक, यानी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है इसमें कंसेप्शन से लेके 12th वीक तक जो सारा ड्यूरेशन आ जाता है वो होता है। इसमें मंथ्स की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट 3 मंथ, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों मंथ इस ट्राइमेस्टर में आ जाते हैं और इसमें बेबी की फाउंडेशन डेवलप हो रही होती है। और अगर मैं सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करूँ तो इसमें 13th वीक से लेकर 26 वीक तक का सारा ड्यूरेशन आ जाता है, यानी फोर्थ, फिफ्थ एंड 6 मंथ, तीनों मंथ आ जाते हैं इस वाले सेकेंड ट्राइमेस्टर में। इस ट्राइमेस्टर में बेबी की जो ग्रोथ है वो थोड़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है और बेबी मूवमेंट भी करना शुरू हो जाता है। और थर्ड ट्राइमेस्टर यानी लास्ट ट्राइमेस्टर में 27th वीक से लेके ऑनवर्ड टिल बर्थ, और बहुत मरतबा अगर न्यूमेरिकली मैं इसको मेंशन करूँ तो इसको हम 36 वीक बोलेंगे। और इसमें मंथ आ जाएंगे 7, 8 और 9। इसमें फाइनल प्रिपरेशन हो रही होती है बेबी की, और बेबी अपनी दुनिया में आने के लिए तैयार होता है, उसकी लाइनिंग हो रही होती है ऊपर से। और अगर हम बात करें थोड़ी सी डिटेल में अबाउट द स्टेजेस ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट, तो जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी आप लोगों को बताया कि जो प्रीनेटल डेवलपमेंट है ये मेजरली 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। पहली स्टेज है जर्मिनल स्टेज, दूसरी एम्ब्रियोनिक और थर्ड है फीटल स्टेज। तो हम पहली स्टेज से स्टार्ट करते हैं, यानी जर्मिनल स्टेज। जर्मिनल स्टेज जो है वो प्रीनेटल डेवलपमेंट की पहली स्टेज है, और ये वक्त वो होता है जिसमें एक फर्टिलाइज्ड हो रहा होता है। इसका अगर मैं टाइम ड्यूरेशन आपको बताऊं तो इसका टाइम ड्यूरेशन 0 to 2 वीक्स है, यानी कंसेप्शन के बाद टिल 2 वीक्स तक जो भी डेवलपमेंट हो रही होती है वो जर्मिनल स्टेज के अंडर आती है। तो ये जो फर्स्ट स्टेज है ये फर्दर डिवाइड हो जाता है 2 मेजर चीज़ों में। इसका काम है पहला फर्टिलाइजेशन, यानी ये जर्नी शुरू होती है फर्टिलाइजेशन से, जब एक स्पर्म और एग मिलते हैं और जाइगोट बनाते हैं। ये जाइगोट रैपिड सेल डिवीजन जाकर स्टार्ट कर देता है और फिर अपनी जर्नी शुरू करता है फॉलोपियन ट्यूब से लेकर यूट्रस तक। और इस जर्नी का जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है या जो बहुत ज़्यादा मायने रखता है वो है इम्प्लांटेशन। जब ये ज़ायगोट यूट्रस के वॉल से जाकर अटैच हो जाता है, अगर इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाती है तो प्रेगनेंसी की बेस इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाती है, यानी जो पूरी प्रेगनेंसी होती है वो इस इम्प्लांटेशन पे डिपेंड कर रही होती है। और ये जो इम्प्लांटेशन का पूरा जो ड्यूरेशन है, यानी कि जो ज़ाइगोट है जाकर अटैच होता है यूट्रस वॉल के साथ, ये अप्रॉक्सीमेटली 11 to 15 डेज़ के अंदर अंदर हो रहा होता है।
उसके बाद इस इम्प्लांटेशन के होने के बाद रैपिड सेल डिवीजन शुरू हो जाती है। इन सिंपल वर्ड्स मोर डेवलपमेंट अकेयर्स इन दिस स्टेज, और यहाँ पर रैपिड सेल डिवीजन भी स्टार्ट हो। अब हम बात करेंगे सेकंड स्टेज के बारे में, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज के बारे में, जिसका टाइम ड्यूरेशन है 3rd वीक से लेकर 8 वीक्स तक। इस स्टेज में बेसिकली जो बेबी होता है उसको हम एम्ब्रियो कह देते हैं, और ये सबसे क्रिटिकल फेज़ होता है। बेबी के ऑर्गन्स और बॉडी सिस्टम्स जैसे ब्रेन, हार्ट और स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होना शुरू हो जाते हैं इस वाले स्टेज में। ये वो वाला वक्त होता है ना जिसमें बेबी की डेवलपमेंट हो रही होती है, लेकिन उसको प्रोटेक्ट भी किया जा रहा होता है, क्योंकि ये स्टेज बहुत सेंसिटिव स्टेज है, क्योंकि इसमें सारे ऑर्गन्स जो हैं वो शेप में आना शुरू हो जाते हैं या बनना शुरू हो जाते हैं। यानी सिंपल वर्ड्स में इस स्टेज में जो ज़ायगोट था वो अब ग्रो करके एक प्रॉपर बेबी की शेप लेना शुरू कर देता है, और इसी फेज़ में फिर बेबी में वो सारे ऑर्गन्स टिश्यूज़ डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, जो बाद में एक ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर बनते हैं। इस इसमें जो इम्पोर्टेंट हेडिंग्स हैं वो है ऑर्गेनोजेनेसिस, एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं, उनकी बहुत इम्पोर्टेंस है, एमनियो एम्बेलिकल कॉर्ड है, और उसके बाद लास्ट है प्लेसेंटा। इन सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में एक-एक करके हम बात करेंगे, क्योंकि ये पाँचों स्ट्रक्चर्स इस स्टेज के बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑर्गेनोजेनेसिस से। बेसिकली ऑर्गेनोजेनेसिस है, इसका मतलब बनता है ऑर्गन फॉर्मेशन, मतलब हार्ट का बीट करना शुरू कर देना, ब्रेन के पार्ट्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, इवन स्पाइनल कॉर्ड भी यहीं से डेवलप होना शुरू हो जाता है। और यहाँ सारी जो डेवलपमेंट हो रही होती है ये एक प्रॉपर टाइमलाइन के मुताबिक होना शुरू हो जाती है। उसके बाद एम्ब्रियोनिक लेयर्स की हम बात करेंगे। एम्ब्रियोनिक लेयर्स बेसिकली 3 होती हैं, और इनका काम होता है सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना या प्रोटेक्ट करना। पहली होती है एक्टोडर्म, दूसरी मीज़ोडर्म, एंड देन द लास्ट वन इज़ एंडोडर्म। जो एक्टोडर्म होती है ये बिल्कुल सरफेस पे होती है, ये स्केलेटन के ऊपर होती है, सेंसरी रिसेप्टर्स, जॉज, न्यूरॉन सिस्टम फार्म कर रही होती है, इसका ये काम होता है। या अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, स्किन, इवन हेयर्स बनाने में हेल्प कर रही होती है। मतलब जो बाहर का सिस्टम है उससे वो डेवलपमेंट, उसकी जो सारी डेवलपमेंट हो रही होती है वो इस लेयर की हेल्प से हो रही होती है। और अगर मैं मीज़ोडर्म की बात करूँ तो ये बीच वाली लेयर होती है, जो मसल्स, बोन्स, ब्लड वेसल्स, हार्ट बनाती है। बेसिकली जो चीज़ें अंदर का स्ट्रेंथ देती हैं वो इस लेयर से बनी हुई होती हैं। इवन हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, या लिम्बिक सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम होता है, ये भी इसी की हेल्प से डेवलप हो रहे होते हैं। उसके बाद लास्ट लेयर आ जाती है एंडोडर्म। ये फॉर्म कर रही होती है इंटरनल लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन्स। ये अंदर की लेयर है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम, लिवर, पैनक्रियास और लंग्स की फाउंडेशन रख रही होती है। मतलब जो सिस्टम अंदर काम करते हैं उनकी बेस ये वाली लेयर बना रही होती है। ये जो तीनों लेयर्स हैं, ये तीनों लेयर्स प्रोवाइड कर रही होती हैं लाइफ सपोर्ट टू एम्ब्रियो डेवलपमेंट, और जो रैपिड प्रोसेस हो रहा होता है उस सबको ये प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। ये तीनों लेयर्स प्रोटेक्ट तो कर रही होती हैं, लेकिन किसको प्रोटेक्ट कर रही होती हैं? एम्ब्रियो को और लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स को। अच्छा, एम्ब्रियो का जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं। एमनियन अम्बेलिकल जो कॉर्ड होती है वो, एंड देन द लास्ट वन इज़ प्लेसेंटा। अच्छा, जो एमनियन होती है ये बेसिकली एक फ्लूइड फिल्ड सैक होता है, या जो एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, बैग टाइप होता है, लाइक अ बैग या एनवेलप। इसको आप ऐसे समझें कि ये एक कुशन की तरह होता है जो बेबी को शॉक्स या जर्क्स से बचा रहा होता है। और इस के अंदर, इस कुशन या बैग टाइप के अंदर एक फ्लूइड होता है जो इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है बेबी को, जिसमें टेम्परेचर कंट्रोल्ड हो, ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो, और शॉक से भी बचा रहा होता है। उसके बाद अम्बेलिकल कॉर्ड आ जाता है। ये वो नाली है, यानी ये एक छोटी सी ट्यूब होती है जो बेबी और प्लेसेंटा के बीच में कनेक्शन बना रही होती है। बेबी के लिए न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ये सब जो बेबी को प्रोवाइड हो रहा होता है थ्रू मदर, तो ये इस जो ट्यूब होती है या नाली होती है छोटी सी अम्बेलिकल कॉर्ड, उसके थ्रू बेबी को प्रोवाइड कर रही होती है मदर, और जो बेबी का वेस्ट होता है वो भी इसी के थ्रू निकल रहा होता है। तो समझ लो कि ये बेबी का लाइफ लाइन है।
अगर ये नहीं होगा तो ना बेबी को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, ना ऑक्सीजन उसके बाद लास्ट चीज़ की हम बात करते हैं जो कि है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को समझ लें कि ये एक सुपर हीरो है, सुपर हीरो ऑर्गन कंसिडर कर लें इसको, जो सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान बनता है और बेबी के लिए लाइफ सेवर काम कर रहा होता है। मतलब ये एक तरह का डिलीवरी सिस्टम है जो बेबी के न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन पहुंचाता है। साथ ही बेबी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बेबी से निकाल के मदर सिस्टम में भेजता है ताकि वो एलिमिनेट हो सके। ये बेसिकली डेवलप होता है यूट्रस के अंदर, और ये बेबी और मदर का ब्लड सप्लाई जो है उसको कनेक्ट कर रहा होता है, यानी मदर और बेबी का ब्लड सप्लाई वो एक कर देता है, कनेक्ट कर देता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं। ये एक बैरियर की तरह काम कर रहा होता है जहाँ मदर और बेबी का जो ब्लड है वो मिक्स नहीं होता, बस न्यूट्रिएंट्स और जो ऑक्सीजन का एक्सचेंज है वो होता रहता है। यानी सबका अपना ब्लड, सबका कह रही हूँ, बेबी और मदर का जो है वो ब्लड अपना अपना ही है, लेकिन वो इतना कनेक्टेड होता है कि उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एक दूसरे को जा रहे होते हैं, यानी मदर से बेबी को ट्रांसफ़र होते हैं और ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रही होती है। या फिर आप इस जो प्लेसेंटा है इसको एक फ़िल्टरिंग सिस्टम भी समझें जो हार्मफुल सब्सटेंसेस को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा होता है, और ये कनेक्टेड होता है अम्बिलिकल कॉर्ड से, जो मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ कि ये बेबी और मदर को कनेक्ट करने के लिए एक छोटी सी ट्यूब होती है जिसमें 2 आर्टरीज़ होती हैं और 1 वेन होती है। आर्टरीज़ का बेसिकली जो काम होता है वो वेस्ट को प्लेसेंटा तक ले जाना होता है, और वेन्स का जो काम होता है, वेन एक ही होती है, उसका काम होता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को बेबी तक पहुंचाना। यानी ये दोनों बैक एंड फोर्थ काम कर रही होती हैं। जो आर्टरीज़ होती हैं 2 होती हैं और वो वेस्ट जो है ट्रांसफ़र कर रही होती हैं बेबी से मदर को, और जो वेन होती है वो एक ही होती है और वो ऑक्सीजन दे रही होती है और न्यूट्रिएंट्स दे रही होती है मदर से बेबी को। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ कि ये जो प्लेसेंटा होता है ये हार्मोन्स भी बनाता है, जैसे एचसीजी, यानी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। यानी ये वो हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को सस्टेन कर रहा होता है, और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो यूट्रस को प्रेगनेंसी के लिए मेंटेन कर रहे होते हैं। आखिर में आप लोगों को मैं बताती हूँ कि जो ये प्लेसेंटा है इसका रोल डिलीवरी के बाद ख़त्म हो जाता है और इसको सेपरेट कर देते हैं। इसको आफ्टर बर्थ भी कहते हैं। मतलब ये टेम्परेरी ऑर्गन है लेकिन बिना इसके प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है। फाइनली अब हम बात करते हैं प्रीनेटल डेवलपमेंट के फाइनल स्टेज की, यानी फीटल स्टेज की। ये स्टेज स्टार्ट हो जाता है 9th वीक से ऑनवर्ड टिल बर्थ, यानी कि जो 3rd मंथ होता है इसमें फीटल स्टेज शुरू हो जाता है टिल 9th मंथ, यानी लास्ट मंथ, जब तक बेबी की बर्थ हो नहीं जाती। यानी जब एम्ब्रियन अपनी जो अर्ली डेवलपमेंट है उस पूरी को कंप्लीट कर लेता है तब फ्यूटस बनना शुरू हो जाता है, यानी बन जाता है, और ये स्टेज बेबी को प्रॉपर ग्रोथ का टाइम दे रही होती है। इस स्टेज में जो बेसिक से स्ट्रक्चर्स और ऑर्गन्स बन गए थे, अब उनकी जो डेवलपमेंट और रिफाइनमेंट है वो स्टेज में होना शुरू हो जाती है। यानी तीसरे मंथ में अगर मैं वीक्स की बात करूँ तो 9 से 12 जो वीक्स होते हैं, यानी 3rd मंथ में बेबी ऑफिशियली फ्यूटस बन जाता है। इस स्टेज तक बेबी के हाथ, लेग्स थोड़े फंक्शनल हो जाते हैं और इवन फिंगर्स और टॉयज सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। यानी ये वो वाला मंथ है जिसमें बेबी की जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इस स्टेज में बेबी के जो लंग्स होते हैं वो भी डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत मैच्योर स्टेज में होते हैं। इस स्टेज में बेबी का जो जेंडर है वो भी डिटरमाइन हो जाता है। इस वाले मंथ में, यानी 3rd मंथ में, जो बेबी की लेंथ होती है वो 3 इंचेस की होती है, यानी वो 3 इंचेस लॉन्ग होता है, और जो वेट होता है वो 1 ऑन्स टू 28 ग्राम होता है। उसके बाद 4th मंथ आ जाता है, यानी वीक स्टार्ट हो जाता है। वीक स्टार्ट हो जाता है 13 टू 16, यानी इस 4th मंथ में बेबी की जो साइज़ और शेप होती है वो बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज होती है। फीटस का जो 3 इंचेस का था पहली वाले स्टेज में, वो अब 6 इंचेस तक लॉन्ग हो जाता है, और जो वेट है उसका वो 4 टू 7 ऑन्स का हो जाता है। इस वाले मंथ में बेबी के जो मसल्स हैं वो ग्रो होना शुरू हो जाते हैं और मूवमेंट्स स्टार्ट हो जाती हैं जो मदर को फील होने लगती हैं। उसके बाद 5th मंथ आ जाता है, यानी वीक स्टार्ट हो जाता है 17 टू 20, और इस 5वें मंथ में बेबी का वेट और साइज़ फिर से बढ़ता है बहुत ज़्यादा। फीटस जो होता है वो अब 6 इंचेस का था, वो 12 इंचेस तक चला जाता है,
और वेट उसका हो जाता है 1 पाउंड का। और इस वाले मंथ में यानी 5th मंथ में बेबी के जो सेंसेस हैं थोड़े एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं। वो लाइट और साउंड को परसीव करना शुरू कर देता है। स्किन थोड़ी-सी ट्रांसक्यूलेंट हो जाती है। लेकिन अब बेबी के हेयर और आईब्रोज़ भी ग्रो होना शुरू हो जाते हैं इस वाले मंथ में। उसके बाद 6th मंथ आ जाता है जिसमें वीक्स हो जाते हैं 21 से 24। इस 6 मंथ में बेबी का जो वेट है वो 1 पाउंड से ऑनवर्ड बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी 1 एंड हाफ हो जाता है। और जो इसकी लेंथ है वो 14 इंचेस तक की हो जाती है। यानी इस स्टेज में जो उसके लंग्स होते हैं वो पूरी तरह डेवलप हो जाते हैं, लेकिन अभी भी वो डिपेंडेंट होता है ऑन मदर्स प्लेसेंटा। इस स्टेज में बेबी का जो ब्रेन वेव्स डेवलप हो रहे होते हैं और वो अपने मूवमेंट्स को रेगुलेट करना शुरू कर देता है। उसके बाद 7th मंथ आ जाता है। इसमें जो वीक्स बनते हैं वो 25 से ऑनवर्ड 28 तक। और इसमें बेबी का जो वेट है वो 2 टू 2.5 पाउंड्स तक हो जाता है। और जो इसकी लेंथ है वो कुछ हो जाती है 16 इंचेस की। इस वाले मंथ में बेबी की आँखें खुलना शुरू हो जाती हैं। वो अपने एनवायरनमेंट को फ़ील करना शुरू कर देता है। बेबी के बोन्स और मसल्स की डेवलपमेंट कंटिन्यू होती है अभी तक, और फैट लेयर्स भी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद 8 मंथ आ जाता है। इसमें 29 वीक से 32 वीक्स तक होता है 8वें महीने में। और बेबी का साइज़ और वेट दोनों बढ़ रहे होते हैं। जो लगभग इसका जो वेट है ये 4 पाउंड्स तक चला जाता है। और जो इसकी हाइट है वो 26 उस तक इंचेस तक चली जाती है। और इसके जो लंग्स बन रहे थे और डाइजेस्टिव सिस्टम अब वो अपनी मैच्योरिटी की तरफ बढ़ जाते हैं। बेबी के मोमेंट्स बहुत ज़्यादा फील होना शुरू हो जाते हैं और वो अपनी पोजीशन चेंज करना शुरू कर देता है, यूजुअली हेड डाउन पोजीशन में। उसके बाद फाइनली लास्ट मंथ आ जाता है, यानी कि 9th मंथ, और वीक्स हो जाते हैं 33 टू 40। आखिरी महीने में बेबी फुली डेवलप हो चुका होता है। वेट उसका 5 टू 7 पाउंड्स हो जाता है और साइज़ कुछ 18 इंचेस तक चला जाता है, यानी लेंथ। और लंग्स, ब्रेन अब फुली मैच्योर हो चुके होते हैं और बेबी रेडी होता है बर्थ के लिए। प्लेटलेट्स भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो अब ये थी सारी कॉम्प्रिहेंसिव जर्नी मंथ बाय मंथ, जिसमें बेबी अपनी फाइनल ग्रोथ तक पहुंचता है, रेडी टू मेक द एंट्रेंस इन द वर्ल्ड। हाउ एक्साइटिंग एंड अमेजिंग, कॉम्प्लेक्स एंड फैसिनेटिंग जर्नी ऑफ लाइफ। उसके बाद हम फाइनली बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द प्रीनेटल डेवलपमेंट। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स की जो प्रीनेटल डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं, मतलब वो सारी चीज़ें जो बेबी को ग्रोथ और हेल्थ को पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाता है मैटरनल हेल्थ, यानी मदर की जो हेल्थ होती है। सबसे पहले मदर की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मदर को कोई क्रोनिकल इलनेस है, या जो जैसी डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर या इन्फेक्शंस हो कोई भी, तो ये बेबी की डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट कर रहा होता है डायरेक्टली। और अगर मदर अच्छी डाइट और एक्सरसाइज को फॉलो करे, हेल्दी वेट मेंटेन करे, तो प्रॉपर मेडिसिन्स या मेडिकल केयर जो भी है ले रही हैं वो प्रॉपर है, तो बेबी की जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा हेल्दी होती है। उसके बाद अच्छी ग़िज़ा, तो न्यूट्रिएंट्स तो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, वाइटल रोल प्ले कर रहे होते हैं। और अगर मदर को विटामिन्स, मिनरल्स और नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स ना मिलें, तो बेबी की ग्रोथ स्लो हो सकती है या उसमें कोई भी प्रॉब्लमेटिक इशू राइज़ हो सकता है। स्पेशली जो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। न्यूट्रल ट्यूब डेफिसिट्स का रिस्क बढ़ जाता है अगर हेल्दी डाइट नहीं है तो। और अगर हेल्दी डाइट है जो फ्रूट्स, वेजिटेबल, प्रोटीन्स और होल ग्रेन्स से फुल्ड हो, तो बेबी की प्रॉपर डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। उसके बाद मैटरनल एज भी एक फैक्टर है। मदर की जो एज होती है, यानी उम्र होती है, मदर की एज भी इफ़ेक्ट कर रही होती है प्रीनेटल डेवलपमेंट को। अगर मदर की एज बहुत यंग है, यानी अंडर 18 है, या बहुत ओल्डर है, यानी 35 से अबव है, तो प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क बढ़ जाते हैं। यंगर मदर्स में अंडर डेवलप्ड ऑर्गन्स और लो बर्थ वेट बेबी के रिस्क होता है। और जबकि जो ओल्डर मदर्स होती हैं उनमें जेनेटिकल जो इश्यूज़ होते हैं और प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं, यानी माहौलियात असरअंदाज जिस सेंस में होती हैं। बेबी की डेवलपमेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स से भी इफ़ेक्ट हो रही होती है।
अगर मदर को हार्मफुल केमिकल्स, पॉल्यूशन, रेडिएशंस एक्सपोज़र हो रहा होता है, तो ये बेबी के ऑर्गन्स और डेवलपमेंट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। स्मोकिंग, अल्कोहल और ड्रग्स भी बेबी के ब्रेन और ऑर्गन्स को सीवियरली डैमेज करते हैं। ये चीज़ें लो बर्थ वेट, प्रीमेच्योर बर्थ और इवन बर्थ डिफेक्ट्स का सबब बन सकती हैं। उसके बाद स्ट्रेस यानी दबाव, स्ट्रेस का भी प्रीनेटल डेवलपमेंट में बहुत बुरा असर पड़ता है। अगर मदर ज़्यादा अंडर स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, जैसे एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, तो ये बेबी की ग्रोथ और हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहा होता है। हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट को स्लो कर देता है और बर्थ डिफेक्ट्स का रिस्क बढ़ जाता है। उसके बाद 6th आ जाता है जेनेटिक्स, यानी वारसियत जिसे हम कहते हैं। जेनेटिक्स का भी अपना एक रोल है। पेरेंट्स के जीन्स से बेबी को कुछ करैक्टरिस्टिक्स इनहेरिट होती हैं, जैसे आई कलर, हाइट, इवन सर्टेन डिजीज़ेज़। अगर फैमिली में कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर है तो बेबी में उनका रिस्क हो सकता है। ये चीज़ें डीएनए के लेवल पर इम्पैक्ट करती हैं और डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। उसके बाद 7th आ जाता है इन्फेक्शंस और डिजीज़ेज़, इन्फेक्शंस और बीमारियाँ। अगर मदर को प्रेगनेंसी के दौरान कोई इन्फेक्शन हो जाए, जैसे ज़िका वायरस या सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़, तो ये बेबी को सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। इन्फेक्शंस की वजह से बेबी की जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाएँगे और बर्थ डिफेक्ट्स यानी डेवलपमेंटल डिले भी हो सकता है। उसके बाद 8th आ जाता है प्रीनेटल केयर, जो प्रेगनेंसी के देखभाल होती है, प्रेगनेंसी के दौरान जो भी केयर होती है उसका रोल। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो प्रीनेटल डेवलपमेंट को पॉजिटिवली इफ़ेक्ट कर रही होती है वो है प्रॉपर प्रीनेटल केयर। रेगुलर डॉक्टर विजिट्स, अल्ट्रासाउंड्स, ब्लड टेस्ट और स्क्रीनिंग, जिससे डॉक्टर को डायरेक्टली पता चल रहा होता है अगर कोई इश्यू हो तो उसे टाइम पे ट्रीट किया जा सकता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो प्रीनेटल डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। हेल्दी लाइफ़स्टाइल, प्रॉपर केयर और एनवायरमेंटल अवेयरनेस से हम प्रेगनेंसी और बेबी की हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट गिविंग द बेबी द बेस्ट स्टार्ट पॉसिबल। उसके बाद हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स ऑन बेबी। यानी कि अब हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स की जो प्रीनेटल स्टेज में बेबी पर हो सकते हैं। जी हाँ, बेबी सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो रही होती बल्कि उसकी जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो भी स्टार्ट हो जाती है प्रीनेटल डेवलपमेंट में। अच्छा, फर्स्ट है मैटरनल स्ट्रेस, यानी मदर का जो स्ट्रेस है। अगर मदर स्ट्रेस या एंजाइटी में हो तो बेबी पर उसका डायरेक्ट असर पड़ता है। रिसर्चर्स ने ये दिखाया है कि जब मदर इमोशनली स्ट्रेस्ड होती हैं तो उनके बेबी में स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल बढ़ जाते हैं। ये स्ट्रेस हार्मोन्स बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं और स्ट्रेस से बेबी में इमोशनल इश्यूज़ जैसे इंक्रीज़ इरिटेबिलिटी और फ़ियर डेवलप हो सकता है। बेबी के अर्ली इमोशनल रेगुलेशन और कॉपिंग स्किल्स भी इसी स्टेज में डेवलप हो रहे होते हैं। उसके बाद इमोशनल बॉन्डिंग है, यानी इमोशनल जो कनेक्शन होता है। मदर और बेबी के बीच में इमोशनल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मदर प्रेगनेंसी के दौरान अपने बेबी से बातें करती रहती हैं या कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करती हैं या वो पॉजिटिव थॉट्स रखती हैं, तो बेबी का जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो बेहतर होता है। ये बॉन्डिंग बेबी को इमोशनल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही होती है, जो बाद में उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में नज़र आ रही होती है। उसके बाद डिप्रेशन एंड एंजाइटी इन मदर, यानी अगर मदर को प्रेगनेंसी के दौरान एंजाइटी और डिप्रेशन हो तो इसका असर बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट पे पड़ता है। इमोशनल डिस्ट्रेस के साथ बेबी को लेटर लाइफ में एंजाइटी, डिप्रेशन और अटेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स रिस्क बढ़ जाते हैं। ये भी कहा गया है कि अगर मदर को डिप्रेशन हो तो बेबी में मूड डिसऑर्डर्स या बिहेवियरल इश्यूज डेवलप हो सकते हैं। उसके बाद मैटरनल बॉन्डिंग एंड अटैचमेंट, मैटरनल डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर मदर प्रेगनेंसी के दौरान अपनी बेबी के साथ इमोशनल अटैचमेंट बनाती हैं, जैसे अपने बेबी को फ़ील करना, पॉजिटिव थॉट्स रखना, अपने प्रेगनेंसी को चेरिश करना, तो बेबी में सिक्योर अटैचमेंट डेवलप होती है। ये सिक्योर अटैचमेंट बेबी को इमोशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है और अपने जो इन्वायरमेंट है ज़्यादा पॉजिटिव इंटरप्रेट करता है वो। उसके बाद एक्सटर्नल स्ट्रेसेस हैं। अगर प्रेगनेंसी के दौरान एक्सटर्नल स्ट्रेसेस जैसे फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और पर्सनल स्ट्रगल्स हों, तो ये बेबी पर साइकोलॉजिकल असर्स देते हैं। तो ये बेबी पर साइकोलॉजिकली भी इम्पैक्ट करते हैं। ये एक्सटर्नल स्ट्रेसेस मदर की इमोशनल वेलबींग को इफ़ेक्ट करते हैं और अल्टीमेटली बेबी के इमोशनल और साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करते हैं।
उसके बाद फ़ीटल मेमोरी है, यानी याददाश्त। रिसर्चर्स ये कहती हैं कि फ़ीटस कुछ मेमोरीज़ ऑब्ज़र्व करता है। जब मदर पॉज़िटिव इमोशंस एक्सपीरियंस करती हैं तो बेबी भी उन इमोशनल वाइब्रेशन को फ़ील करता है। ये सिग्नल्स बेबी को ब्रेन डेवलपमेंट को पॉज़िटिवली इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं और लेटर लाइफ़ में बेबी की इमोशनल रिस्पॉन्स और कोपिंग मैकेनिज़म्स को बेहतर बना रहे होते हैं। उसके बाद लास्ट आ जाता है इम्पैक्ट ऑफ साउंड, यानी आवाज़ का असर। बेबी की हेयरिंग सेंस के डेवलप होने के बाद प्रीनेटल स्टेज में अगर मदर पॉजिटिव और सूथिंग वो साउंड्स सुन रही होती हैं या उनको फ़ील कर रही होती हैं या खुद पॉजिटिव बोल रही होती हैं, तो बेबी को वो साउंड वेव्स पॉजिटिवली इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। ये बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट में मददगार साबित हो रहे होते हैं, इमोशनल वेलबींग को इम्प्रूव कर रहे होते हैं। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हैं जो बेबी को प्रीनेटल स्टेज में हो सकते हैं। मदर के इमोशनल स्टेट और मेंटल हेल्थ बेबी की डेवलपमेंट को शेप करता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को प्रीनेटल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसके जो सारे स्टेजेस हैं तीनों, वो बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इसके ट्राइमेस्टर्स, इसके फैक्टर इफेक्टिंग द प्रीनेटल डेवलपमेंट और लास्टली साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स भी आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इसको बहुत अच्छे से आप तैयार कर लें, बहुत ईजी वर्डिंग में इनके कीवर्ड्स याद कर लें, फिर आपको बहुत अरसे तक याद रहेंगे।